बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 6 इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 है और लेक्चर नंबर 67 है। इसमें हम इंटीग्रेशन की डिफिनीशन को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जब ये बुक स्टार्ट की तो हमने फंक्शंस पढ़ा। फंक्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी क्वांटिटी के बारे में, टोटल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। इस तरीके से प्रॉफिट फंक्शन है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताता है। कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना कास्ट आएगा, तो हम कास्ट फंक्शन की मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। रेवेन्यू फंक्शन है, आमदनी फंक्शन है, टेम्परेचर फंक्शन है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज और फंक्शन का एक ही मतलब है। वो हमें क्या बताता है? वो हमें टेम्परेचर बताता है। डिस्टेंस फंक्शन है जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 से एक और कंसेप्ट को स्टार्ट किया, उसको कहा जाता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ये है कि एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी कितना चेंज आ रहा है। इस तरीके से प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। अगर हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है अगर हम कैपिटल को ज्यादा कर दें, हम ज्यादा पैसे लगाए। तो वो कंसेप्ट हमने पढ़ा, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हर लम्हे एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी कितना चेंज आ रहा है, तो उस कंसेप्ट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये दूसरा मेन इस बुक का टॉपिक है। पहला फंक्शन है, फिर उसमें फंक्शन में हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ी, फिर हम आ गए डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन में भी फिर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन भी था, यानी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा। और उससे पहले हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा, फिर डिफरेंट मेथड्स पढ़े जिससे हमने डिफरेंशिएशन फाइंड की। चैप्टर नंबर 5 में हमने वेक्टर फंक्शंस पढ़े कि वो फंक्शंस जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो क्या हैं। वेक्टर फंक्शंस के साथ साथ हमने वेक्टर के लिमिट्स पढ़े, वो वेक्टर पढ़े जो कंटिन्यूस भी हैं। फिर हमने वेक्टर का डेरिवेटिव पढ़ा और समझा। अब जो बहुत अहम तीसरा कंसेप्ट आ जाता है वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जिस तरह एरिया ऑफ द इर्रेगुलर शेप बॉडीज हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ये आगे हम एक्सरसाइज 6.4 में इसको समझेंगे। फिर एक और भी कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसमें जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरीके से वर्क है। अभी तक जब हम वर्क पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई की और एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वर्क कितना हुआ? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये फोर्स वेरिएबल है,
फोर्स कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो फिर तो वर्क हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते कि वर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फिर हम स्मॉल छोटे छोटे सेगमेंट्स को फाइंड करेंगे। यानी अगर एक छोटा सा डिस्टेंस है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, फिर दूसरे छोटा सा डिस्टेंस है उसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्सेस अगर डिफरेंट है तो फिर हम इस F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, F5 फोर्स, इन तमाम के लिए वर्क फाइंड करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है कि किसी चीज को इकट्ठा करना। तो इस तरीके से अगर हम एक डायरेक्ट एक फंक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, तो इस तरीके से वर्क का फंक्शन है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस वर्क को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में फोर्स कितनी अप्लाई हुई। यानी सेगमेंट का मतलब कि खास डिस्प्लेसमेंट में ये फोर्स अप्लाई हुई, तो यहाँ पे हमें वर्क मिला W1। फिर दूसरे सेगमेंट में या एक और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना अप्लाई हुआ, उसको हम फाइंड करेंगे, वो वर्क W2 हो जाएगा। इस तरीके से इन तमाम W1, W2, W3 अप टू WN, जब इन तमाम वर्क को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल क्वांटिटी के लिए फिर हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ये इंटीग्रेशन के दो अहम हमारे पास यूजेस हैं। यानी एक तो एरिया ऑफ द इर्रेगुलर शेप बॉडी, दूसरा अगर एक क्वांटिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो हम उस क्वांटिटी को डिफरेंट सेगमेंट्स में फाइंड करते हैं और फिर उन तमाम को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी इप्लीकेशंस तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम उस इप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तीसरा जो अहम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है या यूज है, वो है एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन। हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हम उस फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव लिया है दोबारा उस फंक्शन को हासिल करना चाहें, दोबारा उस फंक्शन को फाइंड करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया था, अगर हम उसका इंटीग्रेशन लें तो उससे वो फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। यानी एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को ख़त्म करके हमें वो ओरिजिनल फंक्शन वापस दे देता है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ किया है। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.4 में फिर एरिया ऑफ द इर्रेगुलर शेप बॉडीज को हम इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की और भी बहुत एप्लीकेशंस है, यूजेस है, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, लेकिन जब वो आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में भी, या स्टैटिस्टिक्स आप समझेंगे, इकोनॉमिक्स, इस तमाम फील्ड्स में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का एक पर्पस क्या है कि वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है। जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं तो उस डेरिवेटिव को ख़त्म कर देता है और हमें ओरिजिनल फंक्शन ले आता है। एग्जाम्पल 1 में है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी इंटीग्रेशन। तो देखें, उसके लिए एक फार्मूला है, ये आपके पास
इंटीग्रेशन का सिंबल है, देखिए ये एस है असल में, ये समेशन या इंटीग्रेशन। इसके अंदर आप इस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और इसके साथ आप डी एक्स भी लिखेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है ये असल में डेरिवेटिव लिया गया है किसी फंक्शन का। हम वो फंक्शन दोबारा हासिल करना चाहते हैं जो जो इसका डेरिवेटिव है। तो क्योंकि जब आप एक फंक्शन लेते हैं, इस तरह यहाँ पे देखें, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो एक्स डी एक्स को एक्स स्क्वायर की तरफ ले जाए। अब हम इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे और इस साइड का भी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस डेरिवेटिव को खत्म कर देगा। देखिए आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा y, और इस साइड से भी जो डेरिवेटिव का इफेक्ट है वो खत्म करता है, यानी जो चेंज इन x आया है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे dx हम लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ, इस फंक्शन के साथ, ये डिराइव फंक्शन है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है। अब हम वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, यानी y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम फिर डिराइव भी कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह है कि आप इस एक्स स्क्वायर को जो 2 पावर है इसके साथ 1 ऐड कर दें और इस 2 प्लस 1 को नीचे भी लिख लें, जो यहाँ पे आपने लिखा है वो नीचे भी लिख लें। तो ये आ जाएगा x पावर 2 प्लस 1 3 इन x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जब लिया गया था तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया था। अब हम वो ओरिजिनल फंक्शन दोबारा ले आए हैं। अब आप देखें, अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन दोबारा आ जाएगा, ये वाला। तो आपके पास ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। आप इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड का भी डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3। ये 1 बाई 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 1 बाई 3। ये पावर रूल है, 3 नीचे आ जाएगा, एक्स पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे, यही डेरिवेटिव है, यानी पावर रूल यही है। ये 3 और ये 3 कैंसिल, एक्स पावर 3 माइनस 1 2, देखें डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमें गिवन था ये असल में डिराइव फंक्शन था। तो उसका वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था वो हमने इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर दिया। असल में ओरिजिनल फंक्शन ये था। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है। अब एक और टॉपिक है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या है। ये देखें, दो फंक्शंस आपके पास आ गए, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, इसका अलग लेते हैं और 1 का अलग डेरिवेटिव। इसमें तो ये 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और 1 का डेरिवेटिव 0 है, 1 बाई 3 पावर रूल, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करके पावर 3 है वो नीचे आ जाएगा और x पावर 3 माइनस 1, ये और ये कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, इसका अलग डेरिवेटिव लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ 7 का अलग लेते हैं, इससे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस 1 बाई 3 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 1 बाई 3 पावर रूल 3 नीचे, x पावर 3 माइनस 1 और 0 फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये और ये कैंसिल,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है। अब इसका जो एंटी डेरिवेटिव हम लेंगे इस वाले का, तो हम डी वाई यहाँ पे लिखते हैं और इस डी एक्स को इस साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। मैंने आपसे कहा है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इससे आ जाएगा एक्स 2+1, जो भी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है कि किस तरह उसको करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पावर है उसके साथ 1 ऐड कर लेंगे और नीचे भी यही वैल्यू लिख लेंगे 2+1। इससे आ गया x³ बाय 3। इसका भी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी एक्स को इस साइड पे ले आए तो डी एक्स, यहाँ का भी इंटीग्रेशन ले, यहाँ का भी इंटीग्रेशन ले, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 2+1, यानी इस 2 के साथ 1 ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2+1, y इज इक्वल टू x³ बाय 3। मैंने आपसे कहा है इंटीग्रेशन हमें वो फंक्शन देता है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है। तो यहाँ अगर आप देखें हमें तो फंक्शन मिल गया है, लेकिन इसमें ये +1 वापस नहीं आया। यहाँ पे -7 भी है, x³ बाय 3 तो हमें मिल गया, लेकिन -7 हमें नहीं मिला। तो आगे हम सीखेंगे कि हम ये +1 और -7 भी यहाँ पे दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक वो हमें पता नहीं लगता, यहाँ पे +1 है लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन लिया वो +1 नहीं आया, यहाँ पे -7 है लेकिन इंटीग्रेशन लेने से ये -7 गायब हो गया। तो इस वजह से हम जब भी इंटीग्रेशन लेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब जिस पे कोई लिमिट ना हो, आगे आपको मैं बताऊंगा कि दो किस्म के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इनडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट होता है। ये इनडेफिनेट है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डेफिनेट एक खास इंटरवल के अंदर इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये गायब हो गई हैं, क्योंकि डेरिवेटिव पे तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट है ये देखें गायब हो गए हैं। इस वजह से हम यहाँ पे एक सी लगा लेंगे, यहाँ पे भी एक सी लगा लेंगे। अब इस सिचुएशन में c की वैल्यू 1 है और इस सिचुएशन में c की वैल्यू -7 है। ये c इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे c इज इक्वल टू 1। ये फिर हम आगे जाके फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, जब क्वेश्चन में वो कंडीशंस आपको दी जाती हैं तो फिर आप ये c फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है तो आखिर में आंसर में आप क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट सी लगा लोगे, जो ये शो करेगा कि अगर इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट है तो वो ये है। अच्छा, ये सी जरूरी नहीं है, आप ए बी सी डी ई एफ कोई भी एक लेटर लगा लें। सी सिर्फ यहाँ पे इसलिए लगाया है कि कांस्टेंट का जो पहला लेटर है वो सी है, इस वजह से अक्सर बुक वाले यहाँ पे सी लगाते हैं, वरना आपकी मर्जी है कोई भी लेटर आप लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल थ्रू डिफरेंशिएशन फार्मूले, हम डेरिवेटिव की मदद से इंटीग्रल फार्मूला फाइंड करते हैं ताकि हम उसकी मदद से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकें। एक बात याद रख लें कि अगर ये आपके पास एक फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम इसको इंटीग्रल कहेंगे, और ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रेंट फंक्शन है, यानी जिसका इंटीग्रेशन लिया जाएगा। और ये जो होल आपके पास जो नज़र आ रहा है ये इंटीग्रेंट है, और इस प्रोसेस को एंटी डेरिवेटिव के
प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। आपके पास है ये एक फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर निकाल लें, इस पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, आप सिर्फ डेरिवेटिव इसका लेंगे x पावर n प्लस 1 का, तो पावर रूल अप्लाई होगा, x प्लस 1 नीचे आ जाएगा और इस जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, और ये जो कांस्टेंट है इसका तो डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो इसका जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है x पावर n, ये x पावर n। तो अगर मैं इस x पावर n का इंटीग्रेशन लूं तो फिर ये आएगा। तो जब मैं इस x पावर n का इंटीग्रेशन लूंगा dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन आपने लिखना है, ये फंक्शन है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो ये आना चाहिए x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला आ गया, जिसकी मदद से मैंने आपको एग्जांपल 1 भी समझाया कि किसी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है उसके साथ 1 ऐड करें और वही वैल्यू नीचे लिख लें और साथ एक कांस्टेंट c लिख लें, तो ये इसका क्या है, तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। क्यों इंटीग्रेशन है? क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो फिर x पावर n का इंटीग्रेशन दोबारा ये फंक्शन आएगा। तो देखें x पावर n का इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा, ये फंक्शन लिखा। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। log x प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आता है? तो log x प्लस सी का डेरिवेटिव आता है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हमने प्रूफ किया था चैप्टर नंबर 3 में कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, और c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो इससे आ गया 1 बाय एक्स। log x प्लस सी का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, तो फिर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा log x प्लस सी, log x प्लस सी। और log के साथ यहाँ पे आप एब्सोल्यूट भी लगा लेते हैं, क्योंकि log पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है, और ये एब्सोल्यूट इस x की वैल्यू को अगर ये नेगेटिव होगी भी तो उसको पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो log x का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा और उसका इंटीग्रेशन लेना होगा तो बस हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log x प्लस सी। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है e पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखें यहाँ पे डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय एम, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, और d बाय डी एक्स ऑफ c का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो m तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर निकाल लें, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर एम एक्स, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 1 बाय m, e पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ये भी हमने प्रूफ किया है, e पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e पावर एम एक्स होगा, और फिर ये चेन रूल है कि पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर ये जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स। तो 1 बाय m e पावर एम एक्स, m तो इसमें कांस्टेंट है, सिर्फ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dx, तो इससे 1 आता है, तो ये m और ये m कैंसिल, e पावर एम एक्स आता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे e पावर एम एक्स डी एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इससे ये आंसर आएगा e पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय m
प्लस सी। तो जब भी हमारे पास ई पावर एम एक्स डी एक्स लिखा हुआ होगा, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम उसको लिखेंगे ई पावर एम एक्स बाय एम। एम क्या चीज़ है? एक्स के साथ जो भी होगा, और प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंटीग्रेशन है ई पावर 5 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखें, ई पावर एम एक्स यानी ई पावर 5x डिवाइडेड बाय एम। एम यहाँ पे 5 है, प्लस सी। तो इस तरह आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी लेंगे। तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, प्लस इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ सी। इसमें ये जो log a है ये तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय log a को बाहर निकालेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ a पावर x, और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 1 बाय log a पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव आता है a पावर x इंटू, और जो भी ये बेस है उसको हम लिखते हैं log a। तो ये log a और ये log a कैंसल, इससे आता है a पावर x। तो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया कि अगर हमें गिवन हो कि a पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो क्योंकि a पावर x इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये फंक्शन दोबारा आएगा, यानी a पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। अगर आपके पास एक फंक्शन है 2 पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इस फार्मूले के मुताबिक 2 पावर x डिवाइडेड बाय log, और a की जगह यहाँ पे देखें 2 है, तो log 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है a पावर x dx का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ सी। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये भी हमने चैप्टर 3 में प्रूफ किया है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो इससे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आएगा, यानी अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये फंक्शन है और आपसे कहा जाए इसका इंटीग्रेशन फाइंड तो आप डायरेक्ट बस लिख लोगे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट एक और फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो डी एक्स बाई डी एक्स, इसका 1 होता है और कांस्टेंट सी का डेरिवेटिव 0, तो इससे आता है 1। इसका मतलब है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स प्लस सी। इस डी एक्स के साथ जो वेरिएबल है वो आप बस यहाँ पे लिख लो। अगर यहाँ पे टी है, अगर इस तरह लिखा हो 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो फिर आप इस फार्मूले के मुताबिक लिखोगे टी प्लस सी। ये कुछ फार्मूलाज हमने डिराइव किए हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के 6.1 और 6.2 में यही फार्मूलाज यूज होते हैं। इसी से आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे एक वैल्यू आती है, अगर उस वैल्यू का आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वो फंक्शन दोबारा आना चाहिए। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम्पल 2 में ये दो हमें एग्जाम्पल गिवन है
इन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रल x पावर 1/3 dx इज इक्वल टू, देखें ये फार्मूला यूज करेंगे, x पावर 1/3, तो ये n है, उसके साथ 1 ऐड करना है और यही 1/3 प्लस 1 लिखना है और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे एलसीएम के थ्रू, 3 एलसीएम है, ऊपर आ जाएगा 1 एंड 3 1s आर 3, तो इससे आएगा 4/3, तो x पावर 4/3 और यही 4/3 यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस c, ये 3 दो स्टेप ऊपर आएगा, एक स्टेप में 3 पावर -1 और फिर 3 पावर 1, तो ये आ जाएगा 3x पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन है x पावर 1/3 dx। पार्ट बी है इंटीग्रल 1/x क्यूब dx। फर्स्ट स्टेप में आप इस वैल्यू को ऊपर ले आए, तो x पावर -3 dx इज इक्वल टू, अब हमने ये फार्मूला यूज करना है, x पावर ये n है, तो -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x पावर -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 -2 प्लस c। लास्ट स्टेप में इस वैल्यू को, क्योंकि ये माइनस पावर है तो नीचे ले आए, तो 1 डिवाइडेड बाय x पावर 2 हो जाएगा, साथ ये 2 भी लिख लें, प्लस c, और ये माइनस आप यहाँ पे बीच में भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3 है, अब एग्जाम्पल 3 में इन इंटीग्रल्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कुछ रूल्स के तहत। पहला रूल है कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, सम रूल, पावर रूल एंड लोगरिथमिक रूल। पावर रूल तो ये है कि पावर के साथ जो भी हो किसी फंक्शन में और उसका इंटीग्रेशन लेना है, तो पावर रूल ये है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस सी। लोगरिथमिक रूल ये है कि अगर आपके पास 1/x हो तो हम उसको लिखते हैं log x प्लस सी, जो हमने प्रूव किया है, ये तमाम फार्मूलाज हमने प्रूव किए हैं। ये 3 रूल्स जो है ये हम इस एग्जाम्पल के मदद से एक्सप्लेन करते हैं। देखें ये आपके पास एक इंटीग्रल है 10 प्लस a dx, 10 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, 10 प्लस a, तो इन साइड सिर्फ 1 रह जाएगा और dx, तो 10 प्लस a और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस c, ये कांस्टेंट रूल है। अब ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल यूज होगा कि एक कांस्टेंट है और दूसरा एक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल लें, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 10 प्लस a और एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर ये पावर रूल अप्लाई होगा, x ये n है, यानी 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 10 प्लस a x पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसको हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल कहते हैं। अब पार्ट सी में ये सम रूल है, ये देखें 3 अलग अलग टर्म्स हैं या 3 अलग फंक्शंस हैं, तो ये इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर इस पे अलग अप्लाई होगा, फिर dx प्लस 4x पे अलग अप्लाई करेंगे और इस 2 पे अलग अप्लाई करेंगे। अब इसको, अब ये 5 बाहर निकाल लें, अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल यहाँ पे यूज होगा, x स्क्वायर dx, यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल 4
बाहर x dx प्लस ये यहाँ पे कांस्टेंट रूल है, ये 2 बाहर और यहाँ पे 1 dx इज इक्वल टू 5। अब इस पे हम ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी पावर 2 है तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1। यहाँ पे कांस्टेंट मत लिखें, आखिर में सब के साथ एक ही कांस्टेंट हम लिख लेंगे, प्लस 4। यहाँ पे पावर 1 है, पावर रूल x पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस 2। 1 का इंटीग्रेशन है x, तो 2x और इन सब के साथ एक c लिख लेंगे, यानी ये समझ लें कि यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे c3 है, सबको ऐड करने से बस एक कांस्टेंट c आ जाता है। तो 5x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4x 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x प्लस c। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आ जाएगा 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब अगला टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कभी कभी हमारे पास जो इंटीग्रल्स है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हम उसे एक दूसरे वेरिएबल के साथ डिफाइन कर लेते हैं, इसमें हमारे साथ इंटीग्रेशन प्रोसेस ज़रा सिंपल हो जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इस वैल्यू को आप एक और वेरिएबल के साथ डिफाइन कर लें, तो आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं। तो अगर आप इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव ये है, देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 है, 7 का डेरिवेटिव 0। तो ये फंक्शन है और साथ उसके डेरिवेटिव है, तो हम इस फंक्शन को सपोज कर लेंगे कि ये जो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 है, ये किसी और वेरिएबल z के साथ आप इसको डिफाइन कर लें, तो इसकी जगह यहाँ पे आप z लिख लेंगे। अब आपने इसको और इसको भी z के साथ रिप्लेस करना है, तो आप इसका डेरिवेटिव लेने दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आ जाएगा 3x और 3 में से 1 माइनस, तो 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस dx को इस साइड पे ले आए तो वहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ dz रह जाएगा। तो इस फंक्शन को एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 होल पावर 4 एंड 3x स्क्वायर माइनस 5 dx, इसको आप देखें, इस वैल्यू को मैं z के साथ रिप्लेस कर लूँगा, तो z पावर 4 और 3x स्क्वायर माइनस 5 dx, 3x स्क्वायर माइनस 5 dx की जगह मैं dz लगा दूँगा। अब यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, x की बजाय z है, तो z पावर रूल है, ये n है, n के साथ 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 और यहाँ पे भी 4 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब हम z की वैल्यू दोबारा इससे रिप्लेस कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 होल पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 5x dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इस पार्ट बी को।
तो 9x प्लस 7 को हम वेरिएबल z के साथ रिप्लेस कर लेंगे। तो फिर dx को भी dz में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, d बाय dx ऑफ 9x प्लस 7 और dz बाय dx। 9 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आ जाएगा dz बाय dx। तो यहाँ पे 9 1 9, dx को इस साइड पे ले आए तो dx इज इक्वल टू dz। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास dx है, 9 नहीं है, 9 को उस साइड पे ले जाए तो dz बाय 9। अब ये इंटीग्रेशन है, dx डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dx की जगह आप लिख लेंगे, इस dx की जगह आप लिखेंगे dz बाय 9, dz बाय 9 और 9x प्लस 7 की जगह हम z लिख लेंगे, z। इस 9 को बाहर निकाल लें तो ये 1 बाय 9, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है, और d z बाय z इज इक्वल टू 1 बाय 9। देखें dx बाय x ये log x प्लस c के इक्वल है, तो क्योंकि यहाँ पे x की जगह z है तो dz बाय z होगा log एब्सोल्यूट और z और प्लस c। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एब्सोल्यूट इसलिए लिखते हैं कि अगर z की वैल्यू माइनस है तो ये एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर देगा। तो इज इक्वल टू 1 बाय 9 log, लेकिन z तो हमारे पास ये है 9x प्लस 7 और प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, dx डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 बाय 9 log 9x plus 7 and constant of integration। पार्ट सी में अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो पावर में 3x प्लस 2 है, इसको हम z के इक्वल लिख लेंगे, लेट, यानी हमने इसको एक नए वेरिएबल के साथ डिफाइन कर दिया है। तो फिर dx को भी dz में रिप्लेस करना है, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव लें, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लें और dz बाय dx। 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx बाई dx ये 1 है और 2 कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इससे 0 आएगा, dz बाई dx। 3 1 3, dx इस साइड पे ले आए, वहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू dz। क्योंकि वहाँ पे तो 3 नहीं है, तो dx इज इक्वल टू dz बाई 3। अब इस इंटीग्रेशन को हम लिख लेते हैं, e पावर 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर, देखें 3x प्लस 2 की जगह हम z लिख लेंगे और dx की जगह dz बाई 3, क्योंकि यहाँ पे देखें dx इज इक्वल टू dz बाई 3, तो dz बाई 3 इस 3 को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन e पावर z dz इज इक्वल टू 1 बाई 3। e पावर mx dx का डेरिवेटिव e पावर mx dx का इंटीग्रेशन है e पावर mx बाय m। तो e पावर यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो e पावर mx या m, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे फिर तो सिर्फ 1z लिख लेंगे, यानी जो भी यहाँ पे e पावर mx है या कुछ भी है वो यहाँ पे इसी तरह लिख लेंगे, तो e पावर z और नीचे m है, m या असल में ये वैल्यू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 1 बाई 3 ई पावर, अब z तो ये है तो z की जगह 3x प्लस 2 लिख लेंगे और प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है e पावर 3x प्लस 2 dx, वो इक्वल है 1 बाई 3 ई पावर 3x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम किस तरह डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और c की वैल्यू जो अभी तक हम लिखते थे उस c को भी हम फाइंड कर सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ द हीलिंग वुंड changes at a rate approximated by dA by dt is equal to -4 t पावर -3। ये डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का ये हमारे पास वैल्यू है या फंक्शन है। और इसमें ये जो t है ये मैक्सिमम 10 डेज तक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक जख्म है वो हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, किस रेट के साथ, इस रेट के साथ, यानी उसका जो एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो रेट, ठीक है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उसको इस फंक्शन के साथ डिफाइन किया गया है। यानी ये उसका हीलिंग प्रोसेस है, वो हर रोज कुछ ना कुछ ठीक होता जा रहा है। एरिया जो है, वो जो जख्म है उसका एरिया कम से कम होता जा रहा है। टी इज टाइम इन डेज, यहाँ पे ये जो टी है ये टाइम इन डेज है। एंड द वुंड एरिया इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन डे t इज इक्वल टू 1। पहले दिन पे जो जख्म है उसका एरिया कितना है, ये फॉर एग्जांपल वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट डे पे। ये एक गिवन कंडीशन है कि के पहले दिन जो जख्म है उसका एरिया क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द वुंड बी इन 10 डेज, 10 दिन बाद व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द वुंड बी इन 10 डेज। 10 डेज में ये जो एरिया है ये कितना हील हो चुका होगा। तो आफ्टर 10 डेज हमें जो हीलिंग जो जो हील्ड वूंड है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखें ये हमारे पास डिराइव फंक्शन है। अब हमने वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। तो ये फंक्शन हम लिख लेंगे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -4 टी पावर -3। डी ए इज इक्वल टू, इस डी टी को उस साइड पे ले जाएंगे -4 टी पावर -3 और डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे ताकि ये डेरिवेटिव खत्म हो जाए। इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे, डी ए का भी, और ये -4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, टी पावर -3 डी टी, यानी इसका अब हम इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले लेते हैं इस फंक्शन का। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आपके पास एरिया आ जाएगा -4 टी पावर -3, तो ये पावर रूल अप्लाई होगा, टी पावर -3 + 1 और -3 + 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a इज इक्वल टू -4 टी पावर -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय -3 + 1 -2 प्लस c। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो एरिया इज इक्वल टू 2 टी पावर -2 प्लस सी। एरिया इज इक्वल टू 2 पावर माइनस टी को नीचे ले आए तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी। ये इक्वेशन 1 है। अब सी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये कुछ कंडीशंस गिवन है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वुंड का एरिया है पहले दिन। तो एक की जगह 2 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई टी की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस सी। 2 इज इक्वल टू 2 बाय 1 स्क्वायर 1 आता है, तो 2 बाय 1 से 2 आएगा प्लस सी। 2 को इस साइड पे लें तो 2 - 2 इज इक्वल टू सी। 2 और -2 कैंसिल, सी इज इक्वल टू, ये 0 है, इस साइड पे लिखें, यानी सी देखें 0 फाइंड हो गया है। इस सिचुएशन में सी की वैल्यू, इस फंक्शन में सी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
1। तो a इज इक्वल टू 2/t² प्लस 0, c की वैल्यू 0। तो a इज इक्वल टू 2/t²। ये a जो है ये एरिया है जो t पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a ऑफ t इज इक्वल टू 2/t²। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 10 डेज में ये जो जख्म है उसका एरिया कितना रह जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन है कि पुट t इज इक्वल टू 10, यहाँ पे पुट करेंगे तो a इंटू 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई t की जगह 10 होल स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर 100। तो a ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.02। जब आप 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.02। तो क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो आप इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें या स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो इतना वूंड जो है वो रह जाएगा 10 दिन के बाद। तो ये एक एप्लीकेशन थी इस इंटीग्रेशन की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट ए एक्स क्यूब का हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला यूज होगा। एक्स पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो जो भी पावर है उसके साथ 1 ऐड होता है और वही वैल्यू जो ऊपर है वो यहाँ नीचे भी लिखेंगे प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, ये 3n है यानी n+1 3+1, और यही 3+1 नीचे भी आ जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स पावर 3+1 4 डिवाइडेड बाय 3+1 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन है। पार्ट बी है इंटीग्रेशन a प्लस 15 डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो भी है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। a प्लस 15 ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, जब ये वैल्यू बाहर तो इनसाइड 1 रह जाएगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या है, देखें हमने अभी पढ़ा है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी है, यानी अगर हम डेरिवेटिव लें x प्लस कोई भी कांस्टेंट है c, तो dx बाई डी से आता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इससे आता है 1। इसका मतलब है कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन लें और साथ dx भी लिखेंगे क्योंकि dx इसका सिंबल है, ये इंटीग्रेशन के साथ आएगा, तो 1 dx हमारे पास होगा x प्लस सी। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन है x और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a प्लस 15, और 1 का इंटीग्रेशन है x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a प्लस 15 dx, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है a प्लस 15 x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्ट सी है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 5x dx। 1/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, 1/x dx इज इक्वल टू 1/5। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x log x प्लस सी, तो इससे आएगा log x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log को इस एब्सोल्यूट में इसलिए लिखते हैं कि log हम पॉजिटिव वैल्यू का लेते हैं और ये एब्सोल्यूट नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ये हमने प्रूव किया है कि log x का डेरिवेटिव क्या आता है। अगर हमारे पास log x प्लस सी है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया है 1/x और कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0, तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
log x प्लस सी। अब पार्ट डी में ये हमारे पास 3 फंक्शन है, तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे, यानी 3x² और साथ ये dx प्लस इंटीग्रेशन 4x और dx माइनस 5 dx। अब इसमें ये कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे, 3x² dx प्लस 4 भी बाहर आ जाएगा, x dx माइनस 5 को भी बाहर ले आए तो यहाँ पे 1 dx। अब ये फार्मूला यूज होगा, पावर में जो भी पावर हमारे पास जो भी है उसके साथ 1 ऐड करेंगे और वही वाली वैल्यू नीचे भी लिखेंगे। तो 3x 2 है तो 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 4 यहाँ पे पावर 1 है तो x 1 प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 5। 1 का इंटीग्रेशन है x, तो ये साथ यहाँ पे x लिख लेंगे और इसके साथ कंबाइन एक c लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ भी एक कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे c3 है, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 को ऐड करके बस आप एक ही कांस्टेंट लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3x पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ से 3 आएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 4x 1 प्लस 1 पावर 2, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस 5x प्लस c। ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो लास्ट में हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x माइनस 5 dx इज इक्वल टू x³ प्लस यहाँ पे ये 2 रह जाता है क्योंकि 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस c। पार्ट ई में इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल t है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन 1 को t³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा t³ प्लस 3t को t³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t पावर 4, सबके साथ dt है। अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन t³ dt प्लस इंटीग्रेशन 3t पावर 4 और dt, इंटीग्रेशन t³ dt प्लस इसमें से ये 3 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन t पावर 4 dt। अब ये फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू t3 के साथ 1 ऐड होगा, n प्लस 1 तो आ जाएगा 3 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे t4 के साथ भी 1 ऐड होगा, 4 प्लस 1 और यहाँ नीचे भी 4 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 3t इंटू t³ dt इज इक्वल टू t3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस 3t 4 प्लस 1 पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 पावर 5 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्ट एफ ये है, फर्स्ट हम इस वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, तो इंटीग्रेशन x पावर ये ये प्लस 3 है, ऊपर आके माइनस 3 हो जाएगा और dx। अब हम वो पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस 3 या असल में n है, इसके साथ 1 ऐड करेंगे और माइनस 3 प्लस 1 नीचे भी लिख लेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इससे आ जाएगा x पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय x³ dx इज इक्वल टू, इस माइनस को आप बीच में भी लिख सकते हैं, यानी माइनस x पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आपकी बुक में माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस भी है,
और ये आंसर गिवन है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/x³ dx इज इक्वल टू, इस पावर को नीचे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर 1 रह जाएगा 2, और ये x पावर -2 नीचे आके x पावर +2 हो जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी सही है। जी पार्ट है इंटीग्रेशन e पावर 5x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें e पावर mx dx का इंटीग्रेशन है e पावर mx बाय m प्लस c, यानी e पावर mx, यहाँ पे m की जगह 5 है, तो e पावर 5x डिवाइडेड बाय नीचे m है, यानी x के साथ जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे प्लस c। तो ये हमारे पास e पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन है e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये पार्ट h है, इसमें पहले ये 5 बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx इज इक्वल टू 5, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx इज इक्वल टू 5 टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। पार्ट आई में इसे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन t³ t पावर स्क्वायर रूट है, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं dt, इंटीग्रेशन बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होंगे, यानी 3 और 1/2 ये पावर ऐड हो जाएंगे और बेस एक दफ़ा लिखते हैं, इज इक्वल टू t2, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 3 6 प्लस 1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t पावर 6 प्लस 1 7/2 dt। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है, ये फार्मूला है, यहाँ पे n की जगह 7/2 है, इज इक्वल टू t 7/2 के साथ 1 ऐड करेंगे और ये नीचे भी लिख लेंगे 7/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t पावर, यहाँ पे 7/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 2 1 2 7 प्लस 2/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 2 1 2 प्लस c इज इक्वल टू t पावर 7 प्लस 2 9/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 9/2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन t³ अंडर रूट t dt इज इक्वल टू, ये 9/2, 2 ऊपर आ जाएगा, एक दफ़ा ऊपर आएगा तो 2 पावर -1 और फिर ऊपर आएगा तो 2 पावर 1, यानी ये 2/9 हो जाएगा, इस 2 को ऊपर ले आएंगे, t पावर 9/2 प्लस c। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके बाद हम इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, उसमें एक ख़ास आपको लिमिट गिवन है जिसमें आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, और क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है इसलिए इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल के साथ चेंज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जिससे ये क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो हम इस 3x प्लस 4 इसको किसी वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, और वो कोई भी वेरिएबल हो लेकिन वो x ना हो, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ पे है।
हम उसको z से शो कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू z। अब इसकी जगह तो हम z लिखेंगे, लेकिन अब ये जो dx है ये भी अब हमने z में चेंज करना है, यानी z में चेंज करना है, यहाँ पे dz आना चाहिए। तो हम दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, और z का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। 3x का अलग डेरिवेटिव लेंगे, 4 का अलग लेंगे, तो 3 तो बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, और 4 का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। 3 डी एक्स बाई डी एक्स 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को इस साइड पे ले आए, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय, और 3 को इस साइड पे ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हम डी एक्स के बजाय क्या लिखेंगे, डी जेड बाई 3। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है 3x प्लस 4 होल पावर 8 डी एक्स, देखें बहुत ईजी हो गया है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 तो हमने z सपोज किया है, तो हम 3x प्लस 4 की जगह z लिख लेंगे, और ऊपर पावर 8 है, और dx की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, वो है डी जेड बाई 3। तो dx की जगह लिख लेंगे डी जेड बाई 3 इज इक्वल टू, इस 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए 1/3 बाहर आएगा, ये 3 नीचे है, z पावर 8 और डी जेड इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ये फार्मूला यूज होगा, x पावर n इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है। यहाँ पे x की जगह z है और n की जगह 8 है, तो z पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3, और 8 प्लस 1 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 8 प्लस 1 9 प्लस c इज इक्वल टू 1/3, 9 27, और z तो हमारे पास इक्वल है 3x प्लस 4 की, ये तो हमने सिर्फ सपोज किया था, तो z की जगह लिख लेंगे 3x प्लस 4 होल पावर 9 प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 होल पावर 8 dx इक्वल है 1/27 3x प्लस 4 होल पावर 9 प्लस c। अब ये पार्ट बी है, इसमें हम सपोज करेंगे इस वैल्यू को। देखिए इसका तरीका ये है कि अगर आप इसको देखें एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव लें तो आएगा 3x स्क्वायर, पावर रूल के साथ देखें 3 नीचे आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 4 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो इससे आता है पावर रूल 3x, पावर में से 1 माइनस, यानी 3 माइनस 1 तो स्क्वायर, और माइनस 4, 4 का डेरिवेटिव 0, तो एक्स क्यूब माइनस 4 से आता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ मौजूद है। इस वजह से आप इसको सपोज करेंगे और इसके डेरिवेटिव से फिर ये वाली वैल्यू और ये खुद आ जाएगी, तो इस वजह से हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स क्यूब माइनस 4 ये एक वेरिएबल z के इक्वल है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ताकि इस वैल्यू को भी हम z में कन्वर्ट कर सकें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 का भी डेरिवेटिव लेंगे, और z का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूट, पावर नीचे, x पावर में से 1 माइनस, 3 में से 1 माइनस, और माइनस 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, डी जेड बाई डी एक्स। इससे आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू
डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को भी इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 3x² इंटू एक्स क्यूब माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4 की जगह तो हम जेड लिख लेंगे और 3x² और डी एक्स, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है तो 3x² को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3x² डी एक्स, 3x² डी एक्स, इसकी जगह ये डी जेड लिख लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डी जेड आ जाएगा इज इक्वल टू, अब z का इंटीग्रेशन, तो क्योंकि इसका पावर 1 है तो ये फार्मूला यूज होगा z n प्लस 1, यहाँ पे n की जगह 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इससे आ जाएगा z² बाय 1 प्लस 1 2 प्लस c इज इक्वल टू, लेकिन z तो हमने ये सपोज किया है x³ माइनस 4, इसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे ये 2 है और प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिख ले इंटीग्रेशन 3x² इंटू x³ माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। पार्ट सी में हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, हम इसको सपोज करेंगे क्योंकि x³ प्लस 7x का डेरिवेटिव लें तो x³ का डेरिवेटिव है 3x² पावर रूल से, और 7x का डेरिवेटिव 7 आता है क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 है और देखिए वो यहाँ मौजूद है 3x² प्लस 7, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम इस फंक्शन को सपोज करेंगे कि लेट x³ प्लस 7x ये z के इक्वल है। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 7x इज इक्वल टू z का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x³ का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर नीचे 3, x पावर 3 में से 1 माइनस प्लस 7 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी एक्स तो वो 1 आता है, डी जेड बाई डी एक्स 3x 3 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 7 1 प्लस 7, इस dx को इस साइड, इस dx को यहाँ पे ले आए तो dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा dz। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 7 इंटू x³ प्लस 7x होल पावर 8 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ प्लस 7x, ये z के इक्वल है तो यहाँ पे z लिख लेंगे, ऊपर पावर 8 है, और 3x² प्लस 7 और dx, 3x² प्लस 7 और dx ये dz के इक्वल है, तो ये और ये dz के इक्वल है। अब z पावर 8 का इंटीग्रेशन इस फार्मूला की मदद से करेंगे, z n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन z 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9 प्लस c, तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 7 इंटू x³ प्लस 7x होल पावर 8 dx इज इक्वल टू z तो ये है x³ प्लस 7x, ये z की वैल्यू है, ऊपर पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
पार्ट डी है। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस 7x है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x²। पावर रूल से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा 3x², क्योंकि 3 नीचे और 3 में से 1 माइनस, देखिए ऊपर मौजूद है 3x²। माइनस 7x का डेरिवेटिव है 7, -7x का डेरिवेटिव है -7, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 है। तो ये फंक्शन है, देखें वो डेरिवेटिव ऊपर है। तो हम इसको सपोज करेंगे कि लेट x³ -7x इज इक्वल टू z। दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx ऑफ x³ -7x इज इक्वल टू dz/dx। x³ का डेरिवेटिव पावर रूल तो 3, पावर है x पावर 3 में से 1 माइनस 7 तो कांस्टेंट है, और x dx/dx ये 1 आता है, और dz/dx इससे आ जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1 पावर स्क्वायर -7 1 7 इज इक्वल टू dz/dx। dx को इस साइड पे लें तो 3x² -7 के साथ ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे रह जाएगा dz। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 3x² -7 डिवाइडेड बाय x³ -7x होल पावर 4 और dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ -7, इसकी जगह तो z है, तो यहाँ पे z और ऊपर पावर 4 है, 3x² -7 और dx, 3x² -7 और dx ये dz है। तो इस तमाम वैल्यू की जगह मैं सिर्फ dz लिख लूँगा। इंटीग्रेशन इस z पावर 4 को ऊपर ले आए तो आ जाएगा z पावर -4, पावर माइनस हो जाएगा और dz। फिर ये फार्मूला यूज होगा, अब n की वैल्यू -4 है यहाँ पे, तो -4 के साथ 1 ऐड करूँगा, z पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू z पावर -4 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 -3 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन 3x² -7 डिवाइडेड बाय x³ -7x होल पावर 4 dx इज इक्वल टू, माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं बीच में, z की वैल्यू तो ये है x³ -7x, इसका पावर है -3 डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, वो माइनस हमने ऊपर लिख लिया है, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पार्ट ई, इसमें हम इससे सपोज करेंगे, क्योंकि 3x² -7 का डेरिवेटिव लें तो उससे 6, क्योंकि 3t² -7 का डेरिवेटिव लें तो उससे 6t आता है, इस वजह से हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये z के इक्वल है। देखिए हम लिखते हैं कि लेट 3t² -7 ये इक्वल है z के। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए यही 6t आएगा, d/dt ऑफ 3t² -7 और dz/dt। पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये 3 तो इसी तरह रहेगा, t² तो ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा, t और पावर 2 में से 1 -7 है, 7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पे आ जाएगा dz/dt, 3 2 6t और 2 - 1 से 1 आता है, देखें 6t आ गया। इस dt को भी साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे dz। अब ये इंटीग्रेशन है 6t dt डिवाइडेड बाय 3t²
-7 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6t dt। 6t dt की जगह मैं dz पुट कर लूँगा, dz डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर माइनस 7, ये z के इक्वल है, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन z पावर -1/2 और dz, यही फार्मूला यूज होगा। n की वैल्यू -1/2 है तो z पावर -1/2, इसके साथ 1 ऐड करेंगे और यही -1/2 प्लस 1 नीचे भी लिखेंगे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू z 1 -1/2, यानी 1 में से आधा हाफ माइनस होता है तो 1/2 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 1 -1/2 तो 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो एक स्टेप ऊपर आएगा तो 2 पावर -1, और फिर ऊपर आएगा तो 2 पावर 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2z पावर 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे 1 नीचे रह जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इंटीग्रेशन 6t dt डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर माइनस 7 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू तो हमने ये सपोज की थी 3t स्क्वायर माइनस 7, इसके ऊपर पावर 1/2 है और प्लस c इज इक्वल टू 2 3t स्क्वायर माइनस 7, और ये जो 1/2 है इसको आप इस तरह ये सिंबल में भी लिख सकते हैं, और प्लस c। अब f पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ये आता है, इस वजह से हम इसको सपोज करते हैं और देखें इसे, फिर ये आता है लेट r पावर 1/3 प्लस 4, इसको आप सपोज कर लें z के। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी आर, यहाँ पे अब वेरिएबल r है तो d बाई डी आर, r पावर 1/3 प्लस 4 और dz बाई डी आर। पावर रूल, r पावर 1/3 तो 1/3 नीचे आ जाएगा, r पावर 1/3 में से 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, dz बाई डी आर 1/3 r पावर 1/3 माइनस 1 है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी आर 1/3 r पावर 1 माइनस 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी आर। डी आर को इस साइड पे ले आए और ये वाली वैल्यू माइनस है उसको नीचे ले आए, तो ये आ जाएगा 1/r पावर माइनस 2/3 है, नीचे आके आ जाएगा r पावर 2/3, देखें वो आ गया है, और ये डी आर यहाँ पे आएगा, तो इस साइड पे डिवाइड में है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें डी जेड रहेगा, ये जो 3 है इसकी यहाँ में ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये यहाँ डिवाइड में है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डी आर डिवाइडेड बाय r पावर 2/3 किसके इक्वल है, 3 dz के। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अंडर रूट r पावर 1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय r पावर 2/3 और डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r पावर 1/3 प्लस 4, इसकी जगह z लिख लेंगे, इसके साथ ये
अंडर रूट है, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, और डी आर बाय आर पावर 2/3, डी आर बाय आर पावर 2/3, इसकी जगह मैं 3dz लिख सकता हूँ, 3dz इज इक्वल टू, इस 3 को बाहर निकाल लीजिए तो कांस्टेंट है, z पावर 1/2 एंड dz इज इक्वल टू 3z। अब यही फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे n की जगह 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 n प्लस 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3z, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 1s are 2 प्लस c is equal to 3z 1 plus 2 3/2 divided by 1 plus 2 3/2 plus c is equal to 3z 3/2 प्लस c। ये जो 2 है ये देखें ऊपर आएगा, तो एक स्टेप ऊपर आएगा तो 2 पावर -1 और फिर अगले स्टेप में 2 पावर 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे इसके 3 है, ये इसी तरह आ जाएगा, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट r पावर 1/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय r पावर 2/3 dr इज इक्वल टू 2, z की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, r 1/3 प्लस 4 होल पावर है 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब पार्ट जी में हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसमें वो सिचुएशन नहीं है कि फंक्शन भी मौजूद है और उसका डेरिवेटिव भी है। अब हम यहाँ पे इस x को किसी और वेरिएबल के साथ सपोज करते हैं, तो पहले हम इसको सपोज कर लेंगे, फिर इससे ये तमाम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं कि लेट अंडर रूट x, ये z के इक्वल है। अब हमारे पास ये तो आ गया अंडर द रूट x z के इक्वल है, x किसके इक्वल होगा, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो अंडर रूट x इसका स्क्वायर लेंगे तो z का भी स्क्वायर ले लेंगे, ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू z स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू तो z स्क्वायर आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसका दोबारा स्क्वायर ले लेते हैं, अगेन स्क्वायर इक्वेशन 2, तो इस x का भी स्क्वायर ले लेंगे और z स्क्वायर इसका दोबारा स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू z पावर 2 2s are 4। तो ये तमाम वेरिएबल हम z के साथ रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे dx है, तो हम किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि हमारे पास dx भी dz में चेंज हो जाए। तो इस इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ अंडर रूट x को हम लिख लेंगे x पावर 1/2 और dz का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dz बाय dx, पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2, x पावर 1/2 नीचे आ गया तो पावर आ गया 1/2 -1 और यहाँ पे है dz बाय dx 1/2 x पावर 1/2 -1 तो इससे -1/2 आता है, यहाँ पे आ जाएगा dz
बाई डी एक्स 1/2 एक्स पावर -1/2 को नीचे ले आए तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। डी जेड बाई डी एक्स, डी एक्स को इस साइड पे ले आए तो डी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स पावर 1/2 को आप इस तरह सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन में नहीं है तो इसको उस साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा 2 डी जेड। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये तमाम वेरिएबल्स पुट कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की जगह हम जेड स्क्वायर पुट कर लेंगे प्लस 3x स्क्वायर की जगह जेड पावर 4। अब रह गया है डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स, डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स, इसकी जगह 2 डी जेड तो यहाँ पे 2 और डी जेड ये हमने डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स की जगह पुट कर लिया है। इस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड पावर 4 और डी जेड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इसके साथ भी है तो लिख लेंगे 2 इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर और डी जेड, जेड स्क्वायर डी जेड प्लस ये 2 इसके साथ भी है तो 2 इंटीग्रेशन 3z पावर 4 ये z पावर 4 है और डी जेड इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इस 3 को भी बाहर निकाल ले तो 3 2 जार 6 जेड 4 और डी जेड इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, यही फार्मूला है। यहाँ पे n की जगह 2 है तो z पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस 6 z पावर यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 1 और नीचे भी 4 प्लस 1 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 z पावर 2 प्लस 1 3 बाय 3 प्लस 6 z पावर 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 प्लस c इज इक्वल टू 2। अब हमने z की वैल्यू पुट करनी है तो z तो हमारे पास अंडर रूट x है तो z की जगह लिखेंगे अंडर रूट x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 z की जगह अंडर रूट x होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। इंटीग्रेशन x प्लस 3x स्क्वायर बाय अंडर रूट x dx ये हमारे पास आ गया ये 2/3 x पावर 1/2 है और होल पावर 3 है प्लस 6/5 यहाँ पे भी x पावर 1/2 है तो आप इसको इस तरह 1/2 लिख लें और इसके ऊपर पावर 5 है प्लस c इज इक्वल टू 2/3 x पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 3/2 प्लस 6/5 x पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 5/2 और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। अब ये लास्ट पार्ट है पार्ट h। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इससे ये आएगा तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको फाइंड हो जाएगा। तो आप जो है इसको देख लें, इसको आप सपोज कर लोगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसको आप z के इक्वल लिखें तो अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और z का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, पावर देखें नीचे आया और पावर में से 1 माइनस, प्लस 2 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी एक्स बाई डी एक्स 1 के इक्वल है, और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, डी जेड बाय डी एक्स, इससे आ जाएगा 2x, पावर है 2 माइनस 1 तो इससे 1 आता है, प्लस 2 1s आर 2 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी जेड बाई डी एक्स। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे 2 कॉमन तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे 1। इस डी एक्स को भी साइड पे ले आए तो डी एक्स डिवाइड से मल्टीप्लाई और डी जेड एक्स प्लस 1 और डी एक्स, देखें ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें ये 2 जो है ये तो इजाफी है, इसको इस साइड पे ले जाए तो डी जेड और ये 2 पे डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाई 2। अब ये इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 और डी एक्स प्लस 1 और डी एक्स, इसकी जगह लिखेंगे डी जेड बाई 2, डी जेड बाई 2 1 बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हमने z के इक्वल लिखा है तो यहाँ पे z और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू इस 2 को बाहर निकाल लें 1 बाई 2 1 बाई 2, z स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाए तो z पावर माइनस 2 और डी जेड इज इक्वल टू 1 बाई 2, फिर यही फार्मूला यूज होगा, z पावर माइनस 2 यानी यहाँ पे n है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो z पावर माइनस 2 प्लस 1 और यही माइनस 2 प्लस 1 नीचे भी लिख लेंगे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाई 2 z पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c। इस माइनस को आप शुरू में लिख लें, क्योंकि माइनस कहीं पे भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई है तो माइनस को हम शुरू में लिख लेंगे, और अब नीचे 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये है 1 बाई 2, इस z को नीचे ले आए तो इसकी पावर माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस 1 बाई 2z प्लस c, तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और z तो हमने यहाँ पे सपोज किया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के इक्वल था, इस वैल्यू को हमने z के इक्वल लिखा था, अब z के बजाय दोबारा ये वैल्यू लिख लेंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 68 एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। फिर एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 3 लेक्चर नंबर 69, उसमें फिर हम 6, 7 और 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।